रे ऑप्टिक्स 4 में आपने देखा था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की हमने बात करी थी। उसमें हम एक शिफ्ट कितना हुआ इसकी बात भी करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब लेना चाहूँगा। कांच के गुटके से हम यदि हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो कैसे होता है। तो बच्चों जैसे समान रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब यानी कि समांतर कांच के गुटके से अपवर्तन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल भी होता है, आपके कांच के गुटके को सीधे रख देना होता है। यहाँ पर KLMN, जो KLMN है ये मैंने कांच का गुटका दिखा रखा है, ये एक कांच का गुटका, इसीलिए यहाँ पे ग्लास लिखा हुआ है यानी कांच लिखा हुआ है ग्लास। और उसको हमने यहाँ पर B जो लिखा है इसके एक तरह से इसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये सेक्शन A है, ये सेक्शन B है। सेक्शन A जो ये है यहाँ पर ये एयर को डिपेंड कर रहा है यानी वायु को कर रहा है, और यहाँ पर ग्लास B इसको हम ले सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर जो मान लेते हैं कि NA इसका अपवर्तनांक हो गया, NB इसका अपवर्तनांक हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसको हम ले सकते हैं अलग अलग। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमने अभिलंब खींचा है, ये भी यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचा हमने, और हमने अपवर्तन के जो नियम होते हैं उनको लगाया है। तो AO क्या है? आपतित किरण। यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है ये है इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। इंसिडेंट रे मींस आपतित किरण। यहां पर ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो गया आपका ये वाली जो रे दिख रही है ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। पर इसमें यही किरण यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, ये सीधे जाने की बजाय यहां पे बैंड हो गई। आप जानते हैं विरल से सघन में गई इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई। ये O से लेके जो B तक दिखा रखी है रे, ये यहां पर हमने जो O से B तक ये दिखा रखी है, ये एरो बना है, ये इसको हमने अभिलंब की ओर झुका दिया। अभिलंब की ओर झुका के ये कोण बना रही है R1। यहां पर आपतन कोण लिया है I1, यहां अपवर्तन कोण लिया है। ये तो सीधे सीधे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। कांच के गुटके में क्या होता है, यही किरण अब वस्तु का जैसा कार्य करी। इसकी इमेज अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर कोई घुस जाए कांच के गुटके में तो उसे यहां कहीं से आती हुई प्रतीत हुई, यानी कि अब ये है आपतित किरण। अब ये है आपतित किरण और ये बिंदु B पर आपतित हो रही है, और यहां पर भी मीडियम चेंज हो रहा है ग्लास से विरल में, यानी अब जो है सघन से विरल की ओर जा रही है। और सघन से विरल की ओर जाती है, ग्लास से वायु में जा रही है, कहां से वायु में जा रही है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ये अभिलंब से दूर हट गई। यहां पर I2 हमने आपतन कोण लिया है और R2 हमने क्या लिया है, फिर अपवर्तन कोण लिया है। तो अंत में जो कोण जो रे निकली है इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे यानी कि निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो इस प्रकार से यहां पर ये नामों को याद रखेंगे आप किस तरह से ये रिफ्लेक्ट हुई है। अब देख रहे होंगे यहां पर ये यहां पर चलेगी। अब हम देखेंगे इसका नेचर और इसका नेचर, और बाद में समझने की कोशिश करेंगे जो इसकी दिशा जो है थोड़ी अलग है इससे, और ये जो थोड़ी अलग दिशा है इसकी, जहां से आती हुई प्रतीत, हमें A से आती हुई प्रतीत नहीं हो रही, कहीं और से आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर मैं इसको मिला दूं पीछे को, यहां पर पीछे को मिला दूं मैं, तो यहां पर अगर कोई देखेगा तो उसको कहीं और से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो एक शिफ्टिंग हुई है यहां पर स्मॉल d, उसे कहते हैं लैटरल शिफ्ट, पार्श्व विस्थापन। लैटरल शिफ्ट यानी कि पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन, ये विस्थापित हो गई। अब हम आगे आते हैं। ये पार्श्व विस्थापन भी डिपेंड करता है थिकनेस पर। किसकी थिकनेस पर? ग्लास की थिकनेस पर, कांच के गुटके की थिकनेस पर। तो यहां पर हम कुछ मैथमेटिकल चीजें सबसे पहले लेते हैं। एयर से ग्लास में जा रही है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास यानी A टू B जो हमने लिया है, A टू B। स्नेल्स के नियम से क्या होगा? स्नेल्स लॉ से साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू अपवर्तनांक, ग्लास B का अपवर्तनांक, N से डिनोट कर लेते हैं, ग्लास B का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष, ANB। इसको हम लिखते हैं ANB। ग्लास B यानी कांच के गुटके का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो साइन I1 बटे साइन R1, इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1।
यही किरण जो है अब बिंदु बी पर आपतित होती है, तो हम लेंगे ग्लास टू एयर। जब ये जा रही है ग्लास टू एयर, यानी कि फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, तो यहां पर बिंदु बी पर आपतित होती है। उस कंडीशन में हमने लिया आपतन कोण, यदि ये साइन I2 बना रही हो, साइन I2, तो हम लेंगे साइन I2 अपॉन साइन R2, क्योंकि अब अपवर्तन कोण है R2 बराबर, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब जहां जा रही होती है उसको लेते हैं, यानी कि हम NA लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायु विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से हमें क्या मिलता है कि यदि मैं इनको गुणा कर दूं, ANB गुणा कर दूं BNA, तो मेरे पास आता है साइन I1 अपॉन साइन R1 और गुणा साइन I2 अपॉन साइन R2। और हम जानते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, कि BANB बराबर हम ले सकते हैं 1 अपॉन BNA, या दिस इंप्लाइज ANB गुणा BNA इक्वल टू 1। यह है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से इसको 1 ले लेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 गुणा साइन I2 अपॉन साइन R2, एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब आइए देखिए दोनों ज्यामिति में ध्यान दें, ज्योमेट्री में देखिए, ये I2 है और ये R1 है। अगर मैं देखूं तो ये तिर्यक रेखा है OB तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखाओं के बीच की। OB क्या है? तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखाओं के मध्य। और यहां से मैं बता सकता हूं, यहां से मैं आपको बता सकता हूं, देखिएगा कि ये जो R1 है ये कोण बराबर है I2, या I2 कोण जो है ये R1 के बराबर है, I2 कोण R1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसको हम लेते हैं दूसरी जगह पर कि ये इक्वेशन हमारी जो बनी है, मैं इस हेडिंग को हटा देता हूं फिलहाल। अब हेडिंग आप लोगों ने नोट कर ली है और इसके टॉप में इसका शेष बात करता हूं मैं। साइन I1 अपॉन साइन R1 गुणा I2 की जगह हम R1 लिख सकते हैं, इसलिए यहां लिख देंगे साइन R1 अपॉन साइन R2, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1। यहां से क्या है? ये 1 के बराबर है। तो हमारे पास क्या आया? ये कैंसिल हो गया, साइन R1, तो हमारे पास आया साइन I1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज साइन I1 बराबर साइन R2, और ये तभी होगा जब I1, इसलिए I1 इक्वल टू R2। तो यहां पर ये सिद्ध कर दिया हमने कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो इमर्जेंट एंगल है, ये निर्गत कोण, ये बराबर है, और ये बराबर होगा, ये अभिलंब है, ये बराबर होगा। तो ये दोनों आने वाली किरण और ये निकलने वाली किरण समांतर होंगी। आपतित किरण और ये निर्गत किरण क्या होंगी? समांतर होगी। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं इसके आगे कि आपतित किरण व निर्गत किरण समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये पॉइंट इसमें यहां पर याद रखेंगे कि आपतित किरण। पर दूसरी चीज क्या है, यहां पर एक शिफ्टिंग हो रही है। आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर तो है, पर ये इनके बीच में एक विस्थापन हो गया, जिसे हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये पार्श्व विस्थापन, और ये इसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। डी जो है थिकनेस पर डिपेंड करता है। यदि मैं इस कांच के गुटके को ऐसे सीधे रख दूं, यानी थिकनेस बढ़ा दूं, तो क्या होगा? ये पार्श्व विस्थापन भी बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हैं।
यदि मैं ग्लास स्लैब को अब चौड़ाई के अनुदिश लूं तो थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हमारी हो गई आपतित किरण, एंगल आई ले लेते हैं अब, और ये बैंड हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी आप जानते हैं, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ये अंदर की ओर झुक गई। तो ये हो गया आर अपवर्तित किरण, और यहां पे हमने लिया निर्गत किरण, जिसे अब हम सिंपली यहां पे लिखेंगे, इसके समांतर लेना होता है तो इस तरह से ले लेते हैं समांतर। स्मॉल ई से। अब हमारे पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको निकालेंगे, तो आप पाएंगे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि डी जो है मोटाई के साथ जो है बढ़ता है। अगर मैंने ग्लास स्लैब को ऐसे लिया था, ये स्मॉल डी कम था, और इसको हमने रेक्टेंगल लिया तो स्मॉल डी का मान बढ़ गया। तो ये है ग्लास स्लैब से। यदि हम दो ग्लास स्लैब का प्रयोग करें, दो प्रकार के ग्लास स्लैब, तो क्या रिजल्ट आता है उसको भी हम देखेंगे यहां पर। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। अब हम ले रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। हमने यहां पर अब कांच का ही गुटका नहीं लिया है, बल्कि वाटर भी लिया है। यहां पर ले लेते हैं पहले ओ ए बी सी एंड दिस वन इज डी। प्रकाश की किरण ओ ए आई, ये अभिलंब की ओर झुक गई, और यहां पर क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रही है, फिर विरल से सघन में, फिर अभिलंब की ओर झुकी, और यहां पर ये निर्गत हो गई, बाहर को निकल गई। पुराने वाले कंसेप्ट हम जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी इसलिए हमने यहां भी आई लिखा है और यहां पर भी हमने आई लिखा है। तो सबसे पहले हम स्नेल्स का नियम कहां लगाएंगे, आपतन बिंदु ए पर। आपतन बिंदु ए पर रिफ्रैक्शन हुआ, आपतन बिंदु ए पर, जब एयर टू ग्लास, हम क्या ले रहे हैं, एयर टू वाटर, सॉरी, और एयर टू वाटर, तब हम लेंगे यहां पर स्नेल्स के नियम से साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर वाटर ए एन डब्ल्यू ले लेते हैं इसको, ए एन डब्ल्यू, वाटर को हमने ले लिया डब्ल्यू, इसका मतलब अपवर्तनांक हमने लिया डब्ल्यू। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, एयर टू वाटर, सिंपल है। अब वाटर टू ग्लास भी जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी जल से कांच की ओर, ये मीडियम सरफेस है, ये अलग अलग माध्यम में जा रही है, तो यहां पर भी हम लेंगे साइन R1। अभी साइन R1 क्यों लिया, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये R1 है, ये भी R1 है, तो यहां पर आपतन कोण R1 हुआ, और अपवर्तन कोण ले रहे हैं हम यहां पर R2। जो अपवर्तन कोण ले रहे हैं ये अंदर लिखा नहीं गया मुझसे, तो मैंने यहां लिखा है R2, तो साइन R1 अपॉन साइन R2 बराबर ये हो गया आपका WNG। क्यों, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। अब अलग अलग माध्यम में लिया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, इसको भी ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जाती है कांच से वायु में, यानी ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, तो यहां पर आपतन कोण हो गया साइन R2, और अपवर्तन कोण हमारे पास फिर साइन I, क्योंकि ये कोण वही होगा जो ये वायु में इधर से आपतन हुआ था, वही निर्गत कोण होगा, बराबर। अब हम लेंगे यहां पर NA, क्योंकि एयर, और यहां पर किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, GNA, समीकरण नंबर 3। जिसका अपवर्तनांक लेते हैं उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, जिसके सापेक्ष होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, GNA, यहां पर WNG, ANW, याद रखिएगा इस तरह से। इन समीकरण 1, 2, 3 को गुणा करने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को गुणा कर दीजिए दोनों साइडों को करने पर, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन I
अपॉन साइन R1 गुणा साइन R1 अपॉन साइन R2 गुणा साइन R2 अपॉन साइन I बराबर ANW गुणा WNG और गुणा GNA। यहां ध्यान दीजिएगा, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन I से साइन I से ये कैंसिल हो गया, यानी ये 1 हो गया। दिस इंप्लाइज ANW गुणा WNG गुणा GNA इज इक्वल टू 1, क्योंकि सब कैंसिल हो गए, इसलिए ANW गुणा WNG गुणा GNA इक्वल टू 1। अब इसको हम यही रहने देते हैं WNG, इसलिए WNG बराबर 1 अपॉन ANW गुणा GNA। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से आप जानते हैं, जो उत्क्रमणिता के सिद्धांत है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 अपॉन GNA कितना हुआ, ANG, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अब वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक ही होता है, इसलिए WNG बराबर ANG बटा ANW, ये फॉर्मूला हो गया है। अलग अलग माध्यम में अगर हम जा रहे हैं, और ये आप जानते हैं कि अगर मैं इसको नंबर से लेता, जैसे मैं नंबर से इस तरह से लेता कि 2 N3, तीसरे का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो यहां पर लिखा है N3 अपॉन N2। तो ये याद रखिएगा इस तरह से। यहां पे हमने कांच और वाटर गैस में लिया है, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, 2 N3 यानी तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इस तरह से ये फॉर्मूला यहां पर आ जाता है। ऐसा फॉर्मूला पहले भी आया ही है, आप जानते हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं जब हम 1N2 लिखते हैं बराबर N2 बटा N1। तो ये हुआ अपवर्तन। लास्ट टाइम हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की बात कर ली है, उसको हमने कुछ इस तरह से किया था। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि पेंसिल मुड़ी हुई कैसे दिखाई देती है। तो पेंसिल जो मुड़ी हुई दिखाई देती है, उसके पीछे धारणा वही है जो कि हमने एक सिक्के की ली थी। एक सिक्का पड़ा है तो उसकी जो गहराई है वो रियल वास्तविक गहराई ना दिख के हमें ऊपर को दिखाई देती है उठी हुई। तो बिल्कुल पेंसिल के लिए आप बिल्कुल पेंसिल जैसा ही बना लेंगे। यहां पर जैसे पेंसिल जो है आप लोग इस तरह से ले सकते हैं पेंसिल, पर ये पेंसिल को हम ले रहे हैं जो ये यहां पे पेंसिल का, और अगर ये पानी नहीं होता सपोज तो ये होना चाहिए था। अब यहां से लीजिए, अभिलंब लीजिए, अभिलंब लीजिए ये, और ये सघन से विरल में गई, इधर को चली गई। एक अभिलंब और ले लेते हैं, एक अभिलंब हम यहां और ले लेते हैं। अब ये दोनों बिंदुएं कहीं ऐसे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, और वो होगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो अब हमें जो है इमेज यहां ना मिल करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां मिलेगी उसको हम निकाल लेंगे। ये कहीं यहां से आती हुई प्रतीत होती है आई, और जो हमें इसकी लास्ट की नोक यहां दिख रही है, तो इस तरह से हमें जो है पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एक फॉर्मूला और निकाला था, रियल डेप्थ अपॉन वास्तविक गहराई, एन बराबर जो जल का अपवर्तनांक निकाला था हमने ANW बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, यानी कि रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। अब ये है आपका ANW, सघन से विरल की ओर जा रहे हैं, सघन से विरल की ओर जा रहे हैं, तब हमने ये अपवर्तनांक निकाला है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे यहां पर NW बटा NA, इसको हम लिखेंगे तो NW अपॉन NA लिखेंगे। अगर 1 और 2 करके तो N2 बटा NA लिखते, N2 बटा NA। तो कुछ किताबों में ये लिखा हो सकता है N2 बटा NA, और वास्तविक गहराई को D लिखा हो सकता है, आभासी गहराई को
डी डैश लिखा होता तो एक फॉर्मूला इस तरह से भी बना देते हैं कुछ किताबों में, बुक्स में, उससे भी ध्यान रखिए। N2 बटा N1 बराबर D अपॉन डी डैश, जहां पर N1 क्या है, जिस माध्यम से को जा रही है, N2 क्या है आपका, जिस माध्यम से जा रही है। ये तो N2 तो हुआ जिस माध्यम से जा रही है, N1 जिस माध्यम को जा रही है। थोड़ा सा अंतर है पर कंफ्यूज पैदा कर सकता है, ज्यादा मैं इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करूंगा। इस सीधे सीधे इस फॉर्मूले को आप याद करिएगा, ANW बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। कोई अगर पूछता है कि ये वास्तविक गहराई आभासी गहराई की तो बात हो गई है। यहां पर हमने कहा कि ये वस्तु है और इससे एक किरण हमने ले ली सीधे, ये लिया था हमने, सीधे ली थी हमने एक किरण, वो सीधे चली जाएगी अभिलंबवत, और एक किरण हमने ली थी इधर को। तब हमने कहा था कि ये जो है अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूर हटने के कारण क्या है, इसकी ये दोनों किरणें जो हैं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। उस कंडीशन में वास्तविक गहराई ये O थी, हमने A लिया था, OA क्या है, वास्तविक गहराई है, इसको हम कह सकते हैं D। और ये जो इमेज बनी है ये आभासी गहराई है जिसे हमने कहा था X। तो AI कितना हुआ, अगर कोई पूछे AI कितना, क्या इसको हम ले लेते हैं T, वास्तविक गहराई को फिलहाल T ले लेते हैं, इसको X, तो ये D कितना हुआ। तो इस D को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस D को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस OA में से OI को माइनस करना है, OA माइनस OI। तो OA कितना है T और माइनस OI कितना है X। अब इस X के लिए हम क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले से, ANW बराबर D, ये तो हो गया वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई है T और ये हमारा आभासी गहराई है X। तो X बराबर कितना है, T अपॉन ANW, यानी कि यहां पर लिख देंगे हम T माइनस T अपॉन ANW। तो ये आपका शिफ्ट कितना हुआ है, ये निकल जाएगा D T1 माइनस ANW। ये शिफ्ट कितना हुआ, A से वो कितना ऊपर I पर गया, ये शिफ्ट कितना हुआ, तो उसको निकालने के लिए इस तरह से, कुछ नहीं है, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, वो आपकी शिफ्टिंग निकल जाएगी। तो ये यहां पे हमने अपवर्तन के कई पहलुओं पे विचार किया। आज हमारा ये अपवर्तन वाला पोर्शन हो गया। अगले उसमें हम लेंगे क्रांतिकोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको यहीं पर एंड करते हैं, इसको आप अध्ययन करिएगा, जहां पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको फिर अगले यूनिट में लिया जा सके, ताकि उसको फिर अगले उसके जो लेक्चर होगा मेरा उसमें उसको सॉल्व किया जा सके, वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी। तो ये सब समझ गए होंगे आप। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको थिकनेस को T ले लिया है, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब की तरह यहाँ पर वाटर को यूज किया है, T थिकनेस, X इसकी आभासी गहराई और D जो है इसकी शिफ्ट लिया है। कहीं कुछ बुक्स में S भी लिखा होता है, शिफ्ट S बराबर T 1 माइनस 1 अपॉन N, N हो गया इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक जहां से ये प्रकाश किरण जा रही है। तो यहां पे हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मेरे अगले लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा और पीछे के लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा। अगले इसमें हम आएंगे रे ऑप्टिक्स, ये 5 है हमारा, अगले इसमें हम आएंगे रे ऑप्टिक्स 6, जो कंटिन्यू करेंगे क्रांतिकोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ।